दोस्तों, पंजाब का नहरी निज़ाम और अंग्रेज़ों के मकासद क्या थे? नहरी निज़ाम सिर्फ आपाशी का मंसूबा नहीं था, बल्कि समाजी इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा मंसूबा था। अंग्रेज़ों को इसका ख्याल कैसे आया? आज 75 साल बाद ये निज़ाम किस हालत में है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए फ्यूजन गुरु के साथ। दोस्तों, पंजाब का नाम सुनकर जहन में जो तस्वीर उभरती है वो एक सरसब्ज़ व शादाब इलाके की है, जहाँ 6 दरिया बहते हैं, जगह जगह नहरें चांदी बिखेरती हैं और फसलें सोना उगलती हैं। लेकिन पंजाब की ये तस्वीर कदीम नहीं है। पुराने ज़माने में पंजाब ज़राअत के लिए नहीं जाना जाता था। दोस्तों, पुराने पंजाब के रकबे का बेशतर हिस्सा गैर आबाद या रगड़ कहलाता था, जो थोड़ी बहुत काश्तकारी हुआ करती थी, और वो भी दरियाओं के आसपास इस इलाके में हुआ करती थी। आबादी का ज़्यादातर हिस्सा ज़राअत से मुंसलिक नहीं था, जिसे हम ज़ीरो कास्ट फार्मिंग भी कह सकते हैं। इट मीन्स कि ये ऐसी फार्मिंग होती थी जो बग़ैर इन्वेस्टमेंट किए अपने मेहनत के बलबूते पर हम ये फार्मिंग कर सकते थे, और इसे ज़ीरो कास्ट फार्मिंग कहते थे, क्योंकि रकबा फ्री होता था और हर किस्म की चरागाहें मौजूद थी वहाँ पर। दोस्तों, ये बात है 1880 की दहाई की, जब अंग्रेज़ों ने एक ऐसे मंसूबे की दाग बेर डाली जिसने आने वाले चंद अशरों के अंदर पंजाब को वो लहलहाता खित्ता बना दिया जिसका नक्शा हमारे जहनों में पंजाब का नाम लेते ही फिर जाता है। जी हाँ, पंजाब को दिया एक अजीम व शान नहरी निज़ाम। दोस्तों, ये बात है 1850 की, जब अंग्रेज़ों ने सिखों को शिकस्त देकर पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया था। 8 साल बाद जब जंग आज़ादी लड़ी गई, तो इसमें पंजाब के लोगों की अक्सरियत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। ख़ास तौर पर सिखों ने दिल्ली में जनरल बख्त खां की अफवाज को शिकस्त देते हुए अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा अफ़गानों से लड़ने के लिए पंजाब के बासी भी बहुत काम आए। इससे अंग्रेज़ों को एहसास हुआ यह इलाका उनके बरसगीर पर इक़्तिदार के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त सूबा सरहद पंजाब का हिस्सा था और अंग्रेज़ों की सल्तनत का आखिरी सूबा था जिसकी सरहदें अफ़गानिस्तान से जा मिलती थीं। और दोस्तों, सच बात यह है कि आज के ज़मींदार अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के मायानाज़ प्लेयर थे। यही वजह है कि उन्होंने अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ कदम उठाना शुरू कर दिए। दोस्तों, अंग्रेज़ों की आदत थी कि वो मुख्तलिफ खितों के लोगों की दर्जाबंदी किया करते थे। पंजाब के बाज़ ज़ातों को जंगी अक़वाम यानी मार्टल रेस का खिताब दिया था और इन्हें थोक के हिसाब से अपनी फ़ौज में भर्ती करने लगे। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ातें जो आज के बड़े बड़े ज़मींदार कहलाते हैं, असल में ये अंग्रेज़ी ग़ुलामी का नतीजा है। खैर, बरतानवी सल्तनत अपने अरूज पर थी और दुनिया भर में इक़्तिदार में चौंकी लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसलिए इन्हें जंगों के लिए एक बड़ी फ़ौज की ज़रूरत थी। दोस्तों, ये वो ज़माना था जब बरसगीर का बड़ा हिस्सा ज़राअत के लिए बारिशों पर इन्हिसार करता था। पंजाब का मसला ये था कि जूं गलियात के पहाड़ों से नीचे जाते हैं, बारिशों का तनासब इस हिसाब से घटता है। इसलिए यहाँ की ज़मीनें ज़रख़ीज़ होने के बावजूद बड़ी हद तक बयाबां का मंजर पेश करती थीं, क्योंकि दरियाओं के दरमियान के इलाके तक पानी की रसाई नामुमकिन थी। कानून के मुताबिक ये इलाके अंग्रेज़ सरकार की मलकियत थे,
اس لیے انہیں ان علاقوں کو آباد کرنے کی ٹھان لی اور اپنے مخلص غلاموں کو یہ حصے تقسیم کیے جن کی نسلیں آج یہ کہتی ہیں کہ ہم وراثتی زمیندار ہیں۔ دوستو، انگریزوں کو ارضیاتی سروے سے معلوم ہوا کہ اس علاقے میں نہریں آسانی سے کھودی جا سکتی ہیں کیونکہ پوٹھوہار کے بعد ایک بتدریج ڈھلوان ہے جو سندھ تک پھیلی ہوئی ہے۔ ویسے تو اکا دکا نہریں چھوٹے پیمانے پر کھودنے کا سلسلہ پہلے ہی سے شروع ہو گیا تھا، مگر باقاعدہ نہری نظام 1886 میں ہوا، جس کے تحت انگریزوں نے سب سے پہلے جنوبی پنجاب میں ملتان کے قریب سدھائی نہر کھودی۔ یہ صرف نہر ہی نہیں تھی بلکہ اس سے جو علاقے سیراب ہوا وہاں دوسرے علاقوں سے 2705 اپنے مخلص کسان لا کر ان میں 2 لاکھ ایکڑ کے لگ بھگ اراضی تقسیم کی گئی۔ اس طرح یہ صرف زرعی نہیں بلکہ سماجی منصوبہ بھی تھا۔ اس کے بعد سوہاگ پاڑہ، چونیاں، چناب، جہلم، لوئر باری، دوآب، اپر چناب، اپر جہلم اور نیلی بار میں لاکھوں ایکڑ سیراب کر کے وہاں لوگوں کی آباد کاری کی گئی۔ دوستو، ان نہروں سے پہلے پنجاب کا کل زرعی رقبہ 30 لاکھ ایکڑ سے بڑھا کر 1,40,00,000 ایکڑ پر لے گئے۔ یہ سارا کام جدید مشینری اور بلڈوزروں کے بغیر بیلچوں، کسیوں اور مزدوروں کے ذریعے کیا گیا۔ محق ڈیوڈ لنڈن کے مطابق انگریزوں نے کل ملا کر 33,612 کلومیٹر لمبی نہریں کھودیں۔ یہ اتنا فاصلہ ہے کہ اس سے لاہور اور لندن کے درمیان 5.5 چکر لگائے جا سکتے ہیں۔